नाम रुपेश कुमार है। मैं आप सभी को आबकारी आरक्षक का जो सिलेबस है, जो आपका सामान्य अध्ययन वाला, उसमें जो चैप्टर है उसका अध्ययन मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो सिलेबस पे पहले चर्चा करते हैं। तो बात करें आबकारी आरक्षक के संबंध में, ठीक है। तो अभी आप हाल ही में देखे होंगे इनका एक पाठ्यक्रम सिलेबस जारी हुआ है कहीं वहाँ पे वो, और जब व्यापम ने कैलेंडर जारी किया था परीक्षा का, तो उसमें इसका तिथि भी डिसाइडेड है, ध्यान रखेंगे। परीक्षा तिथि पता है आपको, 27 जुलाई को पेपर है। ये जो आबकारी आरक्षक जो आपका एग्जाम होगा, ये कुल जो है 100 प्रश्न आएंगे इसमें, है ना। टोटल कितने होंगे, 100 प्रश्न, और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होता है, 1 अंक का होगा वो। ऐसे करके अगर देखा जाए तो कुल अंक कितने हो जाएंगे आपके, 100 अंक का होगा ये। अब वो 100 क्वेश्चन जो है, प्रश्न जो है, कहाँ कहाँ डिवाइडेड है समझेंगे ध्यान से। मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके आपको समझा रहा हूँ। एक आप याद करेंगे 33, दूसरा 33, और तीसरा होगा आपका एक 34 नंबर। तो 33 और 33 66, और 34 बनेंगे आपके 100। ये जो 33 वाला जो चैप्टर है आपका, इसमें छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन है, छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन। अब छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे कि सबसे पहला छत्तीसगढ़ का भूगोल, पहला उनकी भौगोलिक स्थिति पढ़ेंगे आप। दूसरा पढ़ोगे उस छत्तीसगढ़ के बारे में उसका इतिहास। तीसरा आप पढ़ोगे उस छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक कंडीशन, अर्थव्यवस्था। चौथा आप छत्तीसगढ़ के पढ़ोगे जनजाति, कला एवं संस्कृति, जनजाति, कला एवं उनकी क्या होगी, संस्कृति होगा। और इसके अंतर्गत आप पढ़ोगे छत्तीसगढ़ में सामान्य प्रशासन। अब प्रशासन में क्या आएगा, छत्तीसगढ़ में खासतौर पे देखा जाए तो स्थानीय प्रशासन पढ़ोगे आप, पंचायती राज, नगर निगम। या आप पढ़ोगे लोकसभा और छत्तीसगढ़ के राज्यसभा में कितने सीट है वहां पे वो। या आप पढ़ोगे पुलिस विभाग का डाटा पढ़ोगे कहीं ना वहां पे वो पूरा प्रशासन है। इसके साथ साथ इसी में ऐड है आपका छत्तीसगढ़ का समसामयिकी घटनाएं, जिसको आप बोलते हो करेंट अफेयर। छत्तीसगढ़ का समसामयिकी घटना, समसामयिकी घटनाक्रम। ये जो 6 जो पॉइंट है आपका, ये छत्तीसगढ़ का होगा, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। लाइव क्लास आवाज आ रहा है, चलिए सुनिएगा ध्यान से। एक बात और बता रहा हूं मैं, हम जो आपको पढ़ाने वाले हैं आबकारी आरक्षक के संबंध में, इसमें जो कुल प्रश्न होंगे 100 प्रश्न होंगे, ध्यान रखेंगे, जिसमें प्रत्येक अंक होगा 1 अंक का, अर्थात कितने होंगे ये, 100 अंक। मैं इसको 3 बार में डिवाइड किया हूं, 33, 33 और एक 34। सबसे पहले 33 वाले की बात करें तो छत्तीसगढ़ क्या होगा, इसमें सामान्य अध्ययन। एक भाग उसका भूगोल होगा छत्तीसगढ़ का, उसका इतिहास, अर्थव्यवस्था, जनजाति, कला एवं संस्कृति, प्रशासन होगा, और समसामयिकी घटनाएं। जो शिक्षक आपको पढ़ाएंगे आज छत्तीसगढ़ के बारे में, वो आपको पूरा इसका और डिटेल आपको समझा देंगे। मैं थोड़ा सा आप ओवरव्यू बता दूं आप सभी क्या क्या चीजें आती है। तो इतने को मिलाकर कितने क्वेश्चन आएंगे, तो 33, ये ध्यान रखेंगे आप। वही मैं आऊं अगर भारत के सामान्य अध्ययन में, तो भारत के सामान्य अध्ययन के अंतर्गत सबसे पहला आता है भारत का भूगोल। भारत का भी क्या होगा, भूगोल होगा। दूसरा अगर हम बात करें भारत का इतिहास, इतिहास होगा। तीसरा बात करें भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था। और चौथा अगर हम बात करें भारत का राज व्यवस्था, संविधान जिसको आप पढ़ते हो, पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन आप बोलते हो, जो ये 4 ये होते हैं इतिहास में, मतलब जीएस के अंदर, भूगोल, इतिहास, अर्थव्यवस्था और राज व्यवस्था। इसमें जो आपका 5वां जो रहेगा मुख्य रूप से, वो होगा सामान्य विज्ञान। ये भी 10वीं स्तर तक का होगा ना, ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो एकदम डिटेल में पढ़ने, वो है ही नहीं, 10वीं स्तर तक का होगा। और 6वां फिर से इसमें क्या होगा, समसामयिकी घटना, समसामयिकी घटना। अब यहाँ पे भी 6 पॉइंट है, उसमें और दिया है 7वां एक और दिया है, कला एवं संस्कृति भारत का। लेकिन क्या पढ़ते हो आप, इतिहास पढ़ते हो, तो वहीं पे क्या हो जाता है, वो शामिल हो जाता है, दर्शन वगैरह वहां पे। तो यहाँ पे भी 6 टॉपिक है। इन 6 को मिलाकर कितने अंक होंगे, यहाँ भी 33। ध्यान रखेंगे सबके लिए बराबर बराबर है, यहाँ भी 33 है छत्तीसगढ़ पूरा, और सेम भारत के लिए क्या है आपका, ये 33। ये टोटल हो गए आपके 66 नंबर। यहां बात करूंगा 34 में, तो 34 के लिए मैं बता रहा हूं, सुनेंगे ध्यान से। 7 7 7 और ये 7, 7 चौके 28, 28 और 6 कितने होते हैं, 34। ये ध्यान रखेंगे। 7 पूछा जाएगा कहां पे, आपका गणित, मैथ्स। और 7 पूछा जाएगा रीजनिंग, जिसको आप बोलते हो तार्किक अध्ययन, ये ध्यान रखेंगे। 7 पूछा जाएगा हिंदी भाषा, व्याकरण सहित। और 7 पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ी भाषा।
और 6 क्या पूछा जाएगा आपको, अंग्रेजी भाषा। ये देखिए ये आपका सिलेबस है। अब सोचिए इतना सारा चीजें आपको पढ़ना है। यहाँ पे भी 6 पॉइंट लिखा हूं मैं, यहाँ पे भी 6 पॉइंट है और यहाँ पे आपके 4 पॉइंट। अब यहाँ पे देखिए मेन आप देखोगे तो मैथ्स है और एक रीजनिंग, तो दोनों को आप हमेशा लेते हो मैथ्स और रीजनिंग, तो कितने अंक होगा ये 14। ये इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखेंगे वहां पे। भाषा की बात करें तो हिंदी भाषा व्याकरण के साथ साथ है, ध्यान रखेंगे। अब छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज, अब छत्तीसगढ़ी भाषा में क्या आएगा, किस चीज को छत्तीसगढ़ी में क्या बोला जाता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, आपका व्यापम में कई सारे एग्जाम हुए हैं, ये आपका भी सीजीपीएससी प्री का हुआ था, उसमें पूछा गया था पठिया क्या होता है। आप छत्तीसगढ़ी में पढ़ते हो, जो बकरी का जो बच्चा होता है, आप लोग हिंदी में मेमना बोल देते हैं, तो उसको पठरू बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, तो पठिया बोला जाता है कहीं वहां पे। छत्तीसगढ़ी में आता है कि जो छिपकली होता है उसको क्या बोला जाता है, तो आप हिंदी भाषा कौन सी है, छिपकली। छत्तीसगढ़ी हम लोग क्या बोलते हैं उसको, नपल्ली, घर रखा, ऐसा बोला जाता है ना कहीं वहां पर। एक बार आया था सीजीपीएससी प्री की बात है, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। खट्टा भाजी कौन सा है, तो हमारी भाजी, आप जानते हो कहीं वहां पे। ऐसे छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज की बात करो, या उसके अलावा छत्तीसगढ़ी में जो मुहावरा और लोकोक्ति होते हैं वो भी आते हैं कहीं ना कहीं वहां पे, वो ये भी ध्यान रखेंगे। अंग्रेजी भाषा की बात करें तो इसमें भी क्या होगा, ओकेब होगा आपका, मतलब व्याकरण ही होगा कहीं ना कहीं वहां पे। तो ये जो आपका ये पॉइंट है, इसमें टोटल कितने अंक होंगे, ये 34 अंक। तो आप देखिए सिलेबस एकदम सिंपल है, ध्यान रखेंगे, और एकदम ज्यादा डीप में भी नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम कंडक्ट कराएगा कौन, सीजी व्यापम, वर्ल्ड लाइनर फैक्ट देता है। मैं आपको पैटर्न भी दिखा दूंगा। मैं इसलिए इसका क्वेश्चन नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि इसका कोई भी पेपर अभी तक नहीं हुआ था, नहीं तो मैं प्रीवियस करके दिखाता आपको कहीं नहीं वहां पे। मैं बताना ये चाहूंगा कि व्यापम के जितने पेपर होते हैं उसमें वन लाइनर फैक्ट आते हैं, ध्यान रखेंगे आप। मैं अदर एग्जाम को दिखाऊं, जैसे हॉस्टल वार्डन दिलाए थे अभी इस साल का, आप दिलाए थे, तो उसमें क्वेश्चन देखो लेवल वहां पे किस प्रकार से था वहां पे, ठीक है। तो ये आपका अच्छा सेम वैसी होगा, ध्यान रखेंगे आप। तो सिलेबस थोड़ा समझ में आया। 100 प्रश्न होंगे, 100 में से 33 छत्तीसगढ़ के, 33 भारत के, और ये 34 जो है अन्य आएगा। अब इसमें कंप्यूटर नहीं लिखे ना, ध्यान रखेंगे आप, कंप्यूटर नहीं है। जैसे कि अमीन पटवारी जब आप पढ़ते हो तो कंप्यूटर 20 अंक आ जाता है, हॉस्टल वार्डन पढ़े तो उसमें 30 आया कहीं नहीं वहां पे वो, लेकिन इसमें कंप्यूटर स्पेसिफाई नहीं किया है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। तो इतना मिलाकर आपको कुल प्रश्न आएंगे 100, अंक भी कितने होंगे 100। बात करें अगर माइनस मार्किंग का, ऋणात्मक की बात करें अगर, तो आपका जो माइनस मार्किंग जो होता है 1/4 होगा। ऋणात्मक कितना होगा आपका 1/4, या आप बोल सकते हो कितना 0.25 होता है। मतलब 4 प्रश्न आप गलत करते हो तो आपका 1 अंक क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये माइनस मार्किंग होगा। समय की बात करें 2 घंटे समय होगा, ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि व्यापम क्या कर रहे हैं, जितने भी पैटर्न जो हो रहे हैं क्या कर रहे हैं 100 क्वेश्चन में कर रहे हैं। पहले 150 का जैसे होता था ना, पटवारी का हो गया, अमीन पटवारी हो गया, जैसे कि हॉस्टल वार्डन हो गया, लेकिन अब कितना पैटर्न कर दिया उसको 100 में कर दिया, 2 घंटे का होगा, ध्यान रखेंगे आप। आया इतना समझ में ये पूरा। योग्यता की बात करें अगर, तो आपके लिए सामान्य अगर योग्यता अगर हम बताएं तो आबकारी के लिए सामान्य योग्यता मैंने बताया था 12वीं पास है, ये 12th पास है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। लेकिन एक चीज बस दिया है इसमें, थोड़ा सा शारीरिक मापजोक, मतलब फिजिकल मेजरमेंट के बारे में, ठीक है ना। जैसे कि मैं बात करूं पहले पुरुष वर्ग का हाइट को लेकर, ठीक है। तो इसमें जो ऊंचाई जो दिया गया है पुरुष वर्ग का 167.5 सेंटीमीटर, ये किसके लिए होगा, SC, OBC और जो अन्य जनरल वाले हैं। लेकिन केवल और केवल ST के लिए दिया है, अनुसूचित जनजाति के लिए 165 सेंटीमीटर में है। वही महिला वर्ग के लिए बात करें तो 152.4, मतलब 5 फीट फिक्स होता है वो महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए। लड़कों के लिए सीना की बात करें, सामान्य अवस्था बिना फुला कितना होगा 81, और फुलाकर कितना 86। कितने का डिफरेंस है ये 5 सेंट। अब ऐसा नहीं है कि 81 होना चाहिए, आपका मान लो 83 है तो फुला के कितना होना चाहिए 88 होना चाहिए, 5 का डिफरेंस होना चाहिए, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। तो ये केवल और केवल किसके लिए, पुरुषों के लिए, ये क्वालिफाई होना चाहिए, ध्यान रखेंगे आप। हाइट तो आ ही जाएगा सबका कहीं ना कहीं वहां पे। वो कई बार ये होता है कि सीना अगर मान लो जाए कम है तो उसमें दिक्कत जाती है वहां पर, ठीक है। बात करें अगर ईयर का, 1 जनवरी 2025 को आपकी न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए 18 वर्ष, अधिकतम कितना होना चाहिए 30 वर्ष। फिर स्थानीय निवासी के लिए 5 साल अलग है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए अलग है, महिलाओं के लिए 10 साल अलग है, वो कैटेगरी आपको बढ़ते जाएगा वहां पे। लेकिन आपको बस इतना जानना है, आप 1 जनवरी 2025 को 18 साल हो गए हो तो आप इस एग्जाम के लिए क्या हो, आप क्वालिफाई हो। आया समझ में, योग्यता रखते हो आप। तो ये थोड़ा सा बेसिक जानकारी था, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। तो ये सिलेबस जो है, इस सिलेबस में से ये जो पहला जो आपका है भारत का भूगोल, इसको मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन की बात करें 33 क्वेश्चन है, देखिए उसमें से टोटल भारत में। अब टॉपिक कितना है आपके पास 6, 7वां बोलेंगे तो कला एवं संस्कृति है कहीं नहीं वहां पे। तो मैं एवरेज अगर मानूं तो हर एक टॉपिक से 5 क्वेश्चन आएंगे आपके,
चाहे मैं इतिहास पढ़ाऊं, भूगोल पढ़ाऊं, अर्थव्यवस्था, सब टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आने का चांसेस है? 5 फिक्स से ध्यान रखेंगे। अब छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में भी देखो हर एक टॉपिक से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हालांकि तो पूरा मर्ज हो गया है, छत्तीसगढ़ अपने आप में क्या है, एक वृहद सब्जेक्ट, ध्यान रखेंगे आप। तो उतना अगर पढ़ोगे इतने के बराबर तो इतना ही दिखाई दे रहा होगा आपको कहीं ना कहीं वहां पे, वो आया ना समझ में। तो ये दोनों बात करें अगर ये वाले हिस्से का, तो हर एक अलग अलग सब्जेक्ट से अलग अलग डिवाइडेड है। अब देखो मैथ्स में कहीं सिलेबस नहीं लिखा है ना, एक शब्द लिखा है आपके सिलेबस में होगा अंक गणित, वो लिख दिया है बस आपके लिए। बाकी अंदर में क्या आएगा, कैसा आएगा, ट्रिग्नोमेट्री आएगा, कुछ नहीं बताया। रीजनिंग में लिख दिया है क्या, तार्किक अध्ययन, बुद्धिमत्ता परीक्षण, रीजनिंग, कुछ नहीं लिखा है। हिंदी में क्या लिखा है, एक शब्द व्याकरण। अब व्याकरण में क्या आता है, संधि आएगा, समास आएगा, क्रिया आएगा, आपका बहुत सारी चीजें जैसे कि आप पढ़ते हो उसमें अवयव आएगा, वहां पे वो बहुत सारी चीजें आती है व्याकरण में, ध्यान रखना, फिक्स नहीं दिया है। अब आप कई अदर एग्जाम पढ़ोगे तो एकदम डीप में आते हैं, रोला, दोहा, सोठा, छंद, अलंकार, ये सब आता है, इसमें नहीं आएगा वो, व्यापक में ध्यान रखेंगे आप। छत्तीसगढ़ी भाषा मैंने बता दिया, अंग्रेजी भी समान नहीं आएगा, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। तो आप तैयारी आराम से कीजिएगा, तो आपका तैयारी धीरे से। अब देखिए समय की बात करूं, अगर पेपर कब है आपका, 27 जुलाई को, इसका जो परीक्षा तिथि जो निर्धारित है वो है 27 जुलाई को, ये ध्यान रखेंगे, एग्जाम कैलेंडर में यह है। आप जो अभी तैयारी करने आए हो 3 अप्रैल को आए हो, अगर मैं बात करूं समय का आपके पास, तो जैसे कि मई महीना है, जून महीना है, और आपका जुलाई का पूरा आधा है। पेपर 27 को है क्योंकि वहां पर लास्ट में, तो आपके पास लगभग अगर देखा जाए तो 115 दिन है, लगभग अगर बोलूं तब 115 दिन है, ध्यान रखेंगे आप। अब उस 115 दिन में कैसे रणनीति अपनाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारी जिम्मेदारी होगी कि आपको हम पढ़ाएंगे, यहाँ पे पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, लेकिन उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना ही पड़ेगा। समय का में ध्यान रखेंगे आप, और वही निश्चित समय आपको तैयारी करके सिलेक्शन पाना है। हमारा उद्देश्य क्या होगा, ये सिलेबस को आपको अच्छे से पढ़ाएं, आपका उद्देश्य क्या होगा कि उसको घर में जाके अच्छे से आप अध्ययन करो। ऐसा तो नहीं है कि 1 साल बाद पेपर है तो चलो उड़ाने आए हैं, 6 महीना पढ़ लेते हैं, फिर 6 महीना धीरे रिविजन करते रहेंगे, वो समय है कि आपके पास नहीं है। क्लास चल रहा है, क्लास के साथ ही चलिए। हम जो बैच आपके लिए जो लाए हैं, अभी जिस बैच में आप आए हो उसके लिए फायदा भी आपको बता दूं मैं। ये जो बैच है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, जब अंतिम जो समय होगा आपका एग्जाम का, तो उसमें आप सभी के लिए एक मैराथन भी लेंगे। मैराथन कहने का मतलब ये है, जितना सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा उस सब्जेक्ट के टीचर आपके लिए 3 घंटा 4 घंटा करके पूरा एमसीक्यूज ला देंगे आपके लिए, जितना पढ़े हुए हो, तो आपके लिए और बेनिफिट हो गया वो। दूसरा चीज है, आप जब इस बैच में ज्वाइन करेंगे तो आपके लिए टेस्ट सीरीज जो होगा, क्योंकि इसके लिए टेस्ट सीरीज भी चलाया जाएगा, तो आपके लिए क्या होगा, वो निःशुल्क होगा। तो ये भी सुविधा हम आपको दे रहे हैं, मैराथन भी कराएंगे आपके लिए और टेस्ट भी। आप देखो क्लास के टेस्ट तो मैं लूंगा क्लास में, यहाँ पे वो आप इनके बीच होगा वो, लेकिन जो ओवरऑल जो टेस्ट होगा छत्तीसगढ़ सब बच्चे देंगे, तो आपको रैंक पता चलेगा कि मैं जितना पढ़ रहा हूँ वो कितना मैं ऊपर हूँ, कितना नीचे हूँ आपके लिए। तो ये सुविधा भी है, ध्यान रखेंगे आप। तो आपके लिए जो ये बैच जो लाया गया है 3 अप्रैल वाला, वो विशेष है, ध्यान रखेंगे। तो आप इसमें छत्तीसगढ़ हमारा जो सब्जेक्ट चालू होगा आज, एक मैं चालू कर रहा हूँ भारत का सामान्य अध्ययन, एक आपका हिंदी, तीनों में से हम एक एक लिए हैं आपके लिए। सामान्य अध्ययन छत्तीसगढ़ का, भारत का सामान्य अध्ययन, और अन्य वाला में हिंदी। तो देखिए कंपेरिजन हो करोगे तो देखो मार्क्स बराबर है कि नहीं, आप खुद ही देखिए। इसमें गणित से ही 7 है, मैं भूगोल से तो 5 बोला ही बोला हूँ, इतिहास से 5 आएगा, आपका रीजनिंग से 7 है, 5-7 है, ध्यान रखेंगे आपका। हर एक टॉपिक से आपका जो मार्क्स होगा वो कॉमन होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है कि सर पहले मैथ्स पढ़ा दो फिर रीजनिंग पढ़ा दो, इसको मैं कर लूंगा, ऐसा नहीं समझना है। हर टॉपिक से हर क्वेश्चन क्या होंगे, बराबर होंगे आपके लिए। आया समझ में ये, ठीक है। तो आप स्टार्ट करते हैं हम लोग भारत का भूगोल। सिलेबस आपके हाथ में होगा, आप इसको देख लीजिएगा। आप लोग मिला ना सिलेबस उसमें? इंडिया का जो जीएस है पूरा, उसका हर सब्जेक्ट आप पढ़ाओगे? नहीं, मैं अभी भूगोल पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वो कंप्लीट होगा उसके बाद इतिहास देखेंगे। आप ही पढ़ाओगे ना? वही तो पूछ, और भी टीचर्स हैं, ऐसा नहीं कि मैं ही पढ़ाऊँ, वो डिपेंड करता है उस समय मैं खाली हूँ कि नहीं। जैसे अभी मैं इस टाइम ड्यूरेशन में फ्री हूँ तो मैं ज्योग्राफी ले रहा हूँ, अभी हो सकता है मैं फ्री रहूँ उस समय तो हिंदी इतिहास भी पढ़ा दूंगा, ठीक रहेगा। ठीक है, तो पहला देखते हैं भारत का भूगोल। चलिए समझिएगा ध्यान से। मैं भारत का भूगोल में अगर बात करूं सिलेबस का, तो एक लाइन लिखा है, देखिए आप, उसमें केवल लिखा है भारत का प्राकृतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल और मानव भूगोल। अब बताइए ये 3 लाइन में पूरा भूगोल समाहित है कहीं नहीं कि वहां पे वो। मैं अगर बात करूं इस भूगोल को, तो भूगोल को जब पढ़ते हो आप लोग तो 3 भाग में बांट के पढ़ते हो। एक होता है इसका भौतिक भूगोल, फिजिकल भौतिक भूगोल, एक होता है इसका
आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, और एक होता है आपका मानवीय भूगोल, मानवीय भूगोल। ये 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, यही 3 शब्द लिखा हुआ है आपके सिलेबस में, लेकिन इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती है। जैसे मैं एग्जांपल से बात करूं पहला, तो भारत का स्थिति एवं विस्तार, कि भारत कहाँ पे स्थित है और कितने क्षेत्र में विस्तृत है। ये जैसे कि आप एग्जांपल लेते हैं, ये आपका ग्लोब है और इस ग्लोब में मान लीजिए भारत इस जगह पे है, यहाँ पे, तो इस विश्व स्तर पे भारत की कोई ना कोई स्थिति होगा, लोकेशन जिसको आप बोलते हो। जितने एरिया पे फैला हुआ है उसका विस्तार हो जाएगा। जैसे एग्जांपल मैं बोलूँ, अगर 28 राज्य है अभी और 8 यूटीएस, तो कोई ना कोई तो एरिया होगा भारत का, वही उसका स्थिति में क्या होगा, विस्तार। जब तक ये आप समझोगे तभी आपको आगे समझ में आएगा कौन से राज्य में कौन सा पर्वत है, कौन सा मिट्टी है, कौन सा क्या चीज पाई जाती है। तो आपको पहले पढ़ना पड़ेगा 28 राज्य के बारे में, कौन कहाँ पे है लोकेशन के साथ, कौन कौन बाउंड्री शेयर करता है। ये पहला चैप्टर होगा आपका। दूसरा अगर बात करें भारत का भौतिक विभाजन या प्राकृतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन बोला जाता है। तो भौतिक विभाजन कहने का मतलब यह है, जैसे कि अभी आपने जाना भारत ये है, अभी जान लिया भारत ये है। अब भारत के उत्तर वाले हिस्से में आप पढ़ोगे क्या, हिमालय पर्वत। भारत के दक्षिण में क्या पढ़ते हो, प्रायद्वीप पठार, और एक आप पढ़ते हो क्या, दोनों के बीच में मैदान। देखो हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, पर्वत पठार मैदान ही आएगा। इतिहास पढ़ोगे तो युद्ध वगैरह आएगा, इकोनॉमी पढ़ोगे तो पैसा आएगा, संविधान पढ़ोगे तो आर्टिकल आएगा। तो आप भूगोल पढ़ रहे हो तो भूगोल में क्या क्या चीज आता है, एक आता है क्या, पर्वत, एक क्या आता है पठार, और एक क्या आता है आपका ये मैदान। पर्वत की बात करें तो हमारे यहाँ कौन सा पर्वत है, हिमालय पर्वत है हमारे यहाँ। पठार की बात करें तो कौन सा है, प्रायद्वीप पठार है। और मैदान कौन सा है, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, मध्य वाला गंगा ब्रह्मपुत्र, और एक है आपका समुद्र तट में, उसको बोलते हैं तटीय मैदान। तो देखिए ये 4 चीज अलग अलग है, ये हिमालय हो गया, ये प्रायद्वीप, और ये आपका मैदान, और ये वाला समुद्र है हमारा, ये वहां भी क्या होगा, तट होगा, समुद्र तट रहने के वहां पे हो। तो उतने को मिलाकर कितने टाइप्स हो गए, 1 2 3, और 3 में 2 कौन सा, मैदान। तो ये 4 हो गए कौन सा, फिजिकल डिवीजन में। तो इतना पढ़ना पड़ेगा आपको सेकेंड वाला में। वही बात करें थर्ड चैप्टर का, अभी भूमि के ऊपर वाला पढ़े हो, अब भूमि के नीचे पढ़ते हो तो क्या कहलाता है वो, भूगर्भिक संरचना, जिसमें आप क्या पढ़ते हो, चट्टान। जैसे कि आप एक एग्जांपल दूं चट्टान का, तो सुने होंगे धारवाड़ क्रम की चट्टान जिसमें लोहा मिलता है, गोंडवाना क्रम की चट्टान जिसमें कोयला मिलता है। ऐसे काफी सारे क्या होंगे आपके, चट्टान होंगे। अगर बात करें उसके आगे तो आप पढ़ोगे क्या, अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र में क्या आती है, नदियां। अब नदी जब पढ़ते हो तो भारत में काफी सारी नदियां हैं, और उस नदी में काफी सारे परियोजनाएं हैं, बांध है। तो ये आपको इतना पढ़ना पड़ेगा इसके अंतर्गत। जैसे एग्जांपल, उत्तर में बहने वाली नदी है सिंधु नदी, तो वो सिंधु नदी की सहायक नदी पढ़ोगे आप, उसमें कोई ना कोई परियोजना बना होगा, बांध। गंगा नदी पढ़ोगे आप, ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ोगे आप, उत्तर वाले की बात कर रहा हूँ। दक्षिण में जब आओगे तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी पढ़ोगे आप, नर्मदा और ताप्ती नदी पढ़ोगे आप। तो ये नदियां होगा, और सभी नदी में कुछ ना कुछ क्या होंगे, परियोजनाएं। ये चौथा पॉइंट है। पांचवा बात करें तो मिट्टी, मृदा, सॉइल। छठवा अगर बात करें तो भारत में जलवायु कैसा है, और सातवां बात करें तो भारत में वनस्पति या वन कैसा है। ये 7 जो चैप्टर है आपका, ये किसमें आता है आपका, भौतिक भूगोल। वही दिया आपके सिलेबस में, ध्यान रखें, एक ही शब्द दिया है भौतिक भूगोल। अब उसमें कितने सारी चीज आते हैं, स्थिति एवं विस्तार, भारत कहाँ पे स्थित है, उसका भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन क्या क्या है, पर्वत पठार और मैदान। फिर उसके अंदर क्या है, तो भूगर्भिक संरचना, अपवाह तंत्र, मिट्टी, जलवायु और एक वनस्पति। ये 7 टॉपिक और पढ़ने इसके अंदर, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। ये बात करें आर्थिक भूगोल का, तो आर्थिक भूगोल मतलब पृथ्वी में क्या क्या मिलेगा, जो इकोनॉमिकल रूप से होता है, जिससे पैसा मिलेगा। तो एक कौन होता है आपका, खनिज, मिनरल्स होगा, खनिज संसाधन, लोहा, कोयला, बॉक्साइट। एक क्या होगा आपका, उद्योग, कौन कौन से उद्योग बनते हैं, उद्योग संसाधन बोलेंगे उसी को। एक क्या होता है, कृषि, एग्रीकल्चर। एक क्या होता है, परिवहन। अब इन सब से केवल क्या मिलता है, पैसा मिलता है कि नहीं, यहाँ से कृषि भी आता है, ध्यान रखेंगे आप, एग्रीकल्चर जो है आर्थिक में आता है, परिवहन भी आता है जो आवागमन के लिए संचार का माध्यम करेगा, तो ये भी आता है। मानव में क्या आएगा, तो मानव का क्या होता है, जनगणना होता है। तो मानवीय भूगोल में क्या आता है, जनगणना।
अब कौन से ईयर का पढ़ोगे आप? 2011। इतना भूगोल है आपके लिए। तो 7 टॉपिक यहाँ है, 4 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। एन एवरेज लोगे तो सबसे बड़ा जो टॉपिक है वो भौतिक विभाजन है, सबसे बड़ा टॉपिक यही है। बाकी में सब में एक एक दिन 2-2 दिन लगता है। तो आप मिनिमम मान लो 25 से 30 क्लास होगा आपका यहाँ, और उस 25 से 30 क्लास मतलब 5 क्वेश्चन। अब 5 क्वेश्चन मतलब 5 नंबर आपके लिए। आया समझ में? इतिहास पढ़ोगे, इतिहास इससे थोड़ा ज्यादा लेगा, क्योंकि इतिहास अब कहां से लेके आना है? पाषाण काल से लेके आना है। ध्यान रखेंगे आप, पूरा कहां तक? 1947 तक। सिलेबस में वही दिया है, भारतीय इतिहास स्वतंत्रता आंदोलन। अब स्वतंत्रता आंदोलन मतलब कब तक? 15 अगस्त 1947 तक का हो। इतिहास मतलब क्या होता है? अतीत में जो घटना घटी वो पढ़ना है आपको। अतीत मतलब क्या? पाषाण काल तक का। वो थोड़ा ज्यादा समय ले लेगा आपके लिए, उससे कम लेगा। इकोनॉमी आपका 15 दिन लेगा कहीं ना कहीं वहां पे वो। तो आप जो 115 दिन का जो समय अभी बताए, ये जो हिस्सा है, तो आपको इसमें रणनीति अपनाना पड़ेगा। ध्यान रखेंगे आप, 3 सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं हम लोग, तो उस 3 सब्जेक्ट को हम अगर डिवाइड करें अलग अलग, तो मेरा टारगेट होगा कि 1 महीने में आपको कम से कम 1 सब्जेक्ट कंप्लीट कराऊं। मतलब 1 सब्जेक्ट मतलब 3 सब्जेक्ट पैरेलल चलेगी ना कहीं ना कहीं वहां पे वो, तो 3-3 होते जाएगा कहीं ना कहीं। तो आपको कहीं ना कहीं वहां पे हो सकता है कि आपको 1 आध सब्जेक्ट और एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़े, आपके लिए, खुद के लिए ना बोल रहा हूँ मैं तो यहाँ 3 पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। आप कुछ अपने से मेहनत भी कर सकते हो कहीं ना कहीं, कोई चीजें जैसे आपको समझ में आती है, हिंदी समझ में आ गई मान लो जाए, पढ़ने का तरीका पता चल गया है, तो आप उसको पढ़ रहे हो घर में कहीं ना कहीं वहां पर, क्योंकि 115 दिन कम है। आप खुद ही बताइए, ये जो सिलेबस है देख के ऐसा लग रहा है कि 100 दिन में पढ़ सकते हैं आप। फर्स्ट टाइम है ना आप लोग का, तो कहीं ना कहीं आप सोचिए, आप लोग आपसे पहले के पढ़े हुए लोग अभी बैठे हुए हैं, आप तो फर्स्ट टाइम में आए हो अभी, लेकिन आपको तो एक बोल सकते हो पॉजिटिव एनर्जी लेके आए हो, तो आपके अंदर एनर्जी उनसे ज्यादा है। आप फर्स्ट टाइम में उसको कैप्चर करो, अब उसको पढ़ो आप कहीं ना कहीं वहां पे, ठीक है ना? तो आपको रणनीति बना के चलना पड़ेगा कि हमको इतना सारा चीजें पढ़ना है करके। आया समझ में ये? तो मैं स्टार्ट करता हूँ भारत का भूगोल। ये सिलेबस समझ में आया ना भूगोल का ये? ठीक है, इसको थोड़ा सा लिख लो शॉर्ट में, क्योंकि काम आएगा आपका, है ना? क्या क्या पढ़ना है करके पता होना चाहिए कम से कम आपको, ठीक है? लिखिए वहीं पे छोटा सा। ऊपर करूं? 7 टॉपिक है, ध्यान रखेंगे। वो 7 टॉपिक में से जो इंपॉर्टेंस होगा मैं बताऊंगा, और कहाँ से प्रश्न आते हैं आपको। पहले बेसिक थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे अपन पढ़ने के लिए, ठीक है ना? हो गया सातों? इसको लिखेंगे आर्थिक भूगोल में खनिज संसाधन, उद्योग संसाधन, कृषि, परिवहन। हुआ ना? अब मैं जो टिक लगा दूं ना, उसको ध्यान रखना, क्वेश्चन यहाँ से आने की चांसेस प्रायिकता ज्यादा होते हैं। सबसे पहला तो आप जनगणना का एक क्वेश्चन फिक्स रखिएगा, आप 100% है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक, एक वहां से होगा। दूसरा आप लिखिएगा उद्योग संसाधन से एक प्रश्न यहाँ से आएगा। एग्रीकल्चर में आप एक क्रांति का नाम सुने होंगे, जैसे एग्जांपल लिख देता हूं मैं, हरित क्रांति, और एक होता है श्वेत क्रांति, और एक होता है नीली क्रांति। खास तौर पे 3 बताए हूं अभी, है ना? ऐसे कई ठो हैं आपके, ठीक है? तो क्रांति से क्या होता है, एक क्वेश्चन फिक्स रहता है यहाँ भी, ये ध्यान रखेंगे आप। ये 3 क्वेश्चन तो यहाँ से मान लीजिए आप, दोनों से ना ध्यान रखेंगे।
अब बाकी का जो 2 क्वेश्चन जो बचे हैं वो 7 टॉपिक देखिए आप। तो आप बताइए इन तीनों को ज्यादा पढ़ना बेहतर होगा? भाई 7 टॉपिक पढ़ने से कितना आएंगे आपके पास? 2 या 3। लेकिन यहां से फिक्स से ध्यान रखेंगे आप 4 और 1 5 टॉपिक से। तो यहाँ पे आप देखिए भौतिक विभाजन, अपवाह तंत्र। भौतिक विभाजन में क्या? पर्वत, पठार और मैदान। जैसे एग्जांपल मैं लूं, माउंट एवरेस्ट का नाम सुने आप लोग, सबसे हाईएस्ट जो पीक है, तो कौन से हिमालय में पूछ दिया मान लो जाए। या आप एक पहाड़ी सुनेंगे अरावली, जो कि विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत है, वो पूछ दिया। सतपुड़ा, विंध्याचल पूछ दिया। जैसे छत्तीसगढ़ में मैकालजन सुने आप लोग, कवर्धा वाला, तो किसका पार्ट है वो? सतपुड़ा का पार्ट है, तो वो पूछ दिया कहीं ना कहीं। तो कौन सा पार्ट है वो? भौतिक विभाजन। ये दूसरा चीज है अपवाह तंत्र पूछा जाता है। कौन सी नदी कहां से निकलती है, किस नदी में कौन सी परियोजना है, ये पूछा जाता है। तो कम से कम 2 टॉपिक तो आप 100% अच्छे से पढ़ेंगे भाई। मैं नहीं बोलूंगा बाकी छोड़ना है, पढ़ना सबको है, ठीक है ना। मैं बस एक प्रायिकता बता रहा हूं आपके लिए कहां से प्रश्न आते हैं आपके पास, ठीक है ना। तो पहला हेडिंग डालेंगे भारत की स्थिति एवं विस्तार। पहला हम लोग पढ़ेंगे भारत की स्थिति एवं विस्तार को। चलिए सुनते जाइएगा स्थिति एवं विस्तार कैसे पढ़ना है। आपको थोड़ा सा इसके लिए पढ़ना पड़ेगा अक्षांश और देशांतर। चलिए हम लोग भारत का सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं स्थिति एवं विस्तार को लेकर, है ना। भारत की स्थिति एवं विस्तार आपका पहला चैप्टर है ये, स्थिति एवं विस्तार। जैसे मैं बात करूं, भारत जो है विश्व स्तर पर देखे जाए तो कौन से महाद्वीप में है वर्तमान में? कौन सा महाद्वीप में? एशिया। एशिया महाद्वीप में है ना ये भारत। ये अगर हम दिशा अगर देखें तो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध बोला जाता है इसी को, उत्तर पूर्वी गोलार्ध बोला जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। अब इसको आपको लोकेशन बताना है तो इसके लिए आपको 2 चीज पढ़ना है। एक आप पढ़ोगे अक्षांशीय रेखा और एक आप पढ़ोगे देशांतरी रेखा। तो जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक आप इसका लोकेशन भी नहीं बता पाओगे, अक्षांश और देशांतर। लेकिन थोड़ा सा मैं इस महाद्वीप को बता रहा हूँ क्योंकि ये महाद्वीप पहले एशिया में, अभी एशिया में है ना। भारत इससे पहले कहाँ पे था? तो गोंडवाना लैंड में था। कहाँ पे था? तो ये गोंडवाना भूभाग या गोंडवाना लैंड बोला जाता है। तो इसका थोड़ा सा मैं आज आपको एग्जाम्पल में बताऊंगा कि कैसे ये भारत जो है एशिया पे आया हुआ है, ठीक है ना। आप हेडिंग डाल के रखिए बस स्थिति एवं विस्तार। जैसे कि मैं बात करूं 7 महाद्वीप का, तो 7 महाद्वीप आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होगा, जीके अगर आप पढ़ते होंगे थोड़ा बहुत। तो आप लोग महाद्वीप सुने हो ना, सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। ऐसा नाम सुने हो कि नहीं? थोड़ा बहुत सुने हो ना। चलिए ये देखिए आप, ये जो येलो कलर का वाला हिस्सा है कौन सा? ये एशिया। और इसी एशिया में हमारे भारत दिखाई दे रहा होगा, ये भारत। अब देखिए अगर एशिया में अभी है तो ये पहले भी क्या एशिया में था क्या भारत? नहीं था ऐसा, क्योंकि भौगोलिक दिशाएं चेंज होती रहती है। तो पहले कहाँ था वो? नीचे था वो। तो कैसे गया है वहां पे उसको मैं आज बता रहा हूँ, सुनेंगे ध्यान से। एक एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और एक ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पे बर्फ में ढका हुआ है वो कौन है? अंटार्कटिका। टोटल कितने हैं? तो 7। 8वां भी बताऊंगा आप लोगों को कि 8वां महाद्वीप का दर्जा किसको दिया गया, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है वो, ठीक है ना। सुनेंगे ध्यान से। अभी जैसे आपने देखा भारत कौन से महाद्वीप में था? एशिया। और ये भी देखा आपने सब महाद्वीप अलग अलग दिखाई दे रहे हैं अभी। कोई यहाँ पे है, कोई उस दिशा में, कोई नीचे है, कोई यहाँ, अलग अलग है, सब अलग अलग है ना। लेकिन ये पहले इस प्रकार से नहीं था। वो माना जाता है कि पहले ये 7 महाद्वीप एक साथ जुड़ा हुआ था। सुनेंगे ध्यान से फिर लिखेंगे आप। 7 महाद्वीप एक साथ जुड़ा हुआ था और जो जल वाला भाग देखे समुद्र वाला, वो इसको चारों ओर से कवर किया हुआ था, ऐसा घेरा हुआ था। ये पानी वाला है चारों ओर, ठीक है ना। और बीच वाला कौन है? भूभाग है। अभी आप महाद्वीप बोलते हो, लेकिन उस समय जो भूभाग एक साथ था उसको बोला जाता था पेंजिया, ये कहलाता था पेंजिया। और जो जल वाला आप महासागर बोलते हो अभी, उसको उस समय बोला जाता था पैंथलासा, पैंथलासा। ये ध्यान रखेंगे। 7 महाद्वीप अभी अलग अलग दिखाई दिया, सब एक साथ जुड़ा हुआ तो क्या बोले उसको? पेंजिया।
पानी वाला भाग एक साथ है तो क्या कहलाया वो पैंथलासा। लेकिन होता ये है वर्तमान से 35 करोड़ साल पूर्व, 35 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी में आंतरिक परिवर्तन होता है। पृथ्वी में क्या होगा आंतरिक परिवर्तन। अब वो आंतरिक परिवर्तन क्या था, जैसे सिंपल है, आप पृथ्वी के आंतरिक हिस्से जब भी पढ़ते हो तो सबसे जो ऊपरी हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं भूपर पट्टी, क्रस्ट बोला जाता है, भूपर पट्टी। बीच वाले को बोलते हैं भूप्रवाल, मेंटिल बोला जाता है, और सबसे अंदर वाला क्या कहलाता है क्रोड कहलाता है। ये आप 8वीं 10वीं पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है ना। ऊपर वाला भूपर पट्टी, भूप्रवाल और एक क्रोड। ये भी आप जानते होंगे कि भारत, ये जो आपका पृथ्वी है इसका बीच वाला पार्ट क्या है अर्धठोस है। ये अर्धठोस मतलब क्या भरा है उसमें लावा। अब लावा अगर गर्म है तो उसकी गर्म प्रवृत्ति क्या करता है ऊपर जाने का। अब यहाँ पे ठोस है ये तो इसके ऊपर क्या डालेगा दबाव, दरार आएगा तो दो भाग में टूटेगा। यहाँ पे वो सेम कहाँ होगा पृथ्वी के आंतरिक हिस्से में। लावा कहाँ जा रही है वो ऊपर जा रही है, गर्म है क्योंकि वो जब यहाँ पे जाएगा वो वाले हिस्से में तो यहाँ पे प्रेशर डालेगा तो ये दो भागों में टूटेगा। तो उसी प्रकार इस हिस्से पे हुआ था, कब 35 करोड़ साल पहले। जो पेंजिया था वो दो भागों में टूटा, पहली बार टूटा दो अलग अलग भागों में। तो ऊपर वाले का नाम अलग हो गया और नीचे वाले का नाम अलग। ऊपर वाला जो हिस्सा जो टूट के अलग हुआ इसको बोला जाता है अंगारा लैंड, ये कहलाता है अंगारा भूभाग या अंगारा लैंड। नीचे वाला जो पार्ट अलग हुआ टूट करके इसी को बोला गया क्या गोंडवाना, ये क्या कहलाया गोंडवाना भूभाग। एक अंगारा और एक गोंडवाना। ये घटना कब की है 35 करोड़ साल पहले। लेकिन क्या एक बार लावा निकलने के बाद वो बंद हो जाएगा क्या, लावा तो आज भी निकलता है नहीं वहां पे। वो फिर से क्या हुआ वर्तमान से 22 करोड़ साल पहले, वो 35 था, अभी जो बता रहा हूं 22 करोड़ वर्ष पूर्व एक घटना और हुआ। उसमें क्या होता है पुनः ये अलग अलग भागों में टूटेगा। ये जैसे ये अंगारा था, ये वाला अंगारा था और नीचे वाला क्या था ये गोंडवाना। अब ये अलग अलग भागों में कैसे टूटा, यहां से जब टूटा तो ये वाला हिस्सा अलग होकर बना क्या नॉर्थ अमेरिका। ये वाला हिस्सा आज भी एक है यूरोप और एशिया। नीचे वाला पार्ट जब टूटा एक गति किया तो क्या कहलाया साउथ अमेरिका। एक यहां से टूटा अफ्रीका और यहां से टूटा कौन सा ऑस्ट्रेलिया, और नीचे कौन सा गया अंटार्कटिका। अब देखिए यहाँ पे ऊपर वाला जो हिस्सा था अंगारा था, अंगारा से क्या क्या बना है नॉर्थ अमेरिका यूरोप एशिया। नीचे गोंडवाना से क्या बना है साउथ अमेरिका अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका। अब इतने बड़े मतलब भारत कहीं ना कहीं तो रहा होगा उस समय। अब नाम भारत नहीं था उस समय, मान लो जाए कोई ना कोई तो भूभाग था। तो भारतीय जो प्लेट था वो ये वाला हिस्सा था यहाँ पे, ये भारत, ये इंडियन प्लेट है ध्यान रखेंगे। तो इंडियन प्लेट कहाँ पे है बताइए अंगारा में कि गोंडवाना में, गोंडवाना पे। आया समझ में। अब ये भी टूटा होगा, ये टूटकर उत्तर की ओर गति किया और गति करते करते पहुंचा कहाँ एशिया, और टकरा के क्या बनाया हिमालय पर्वत बनाया। ऐसा बना हिमालय पर्वत। मतलब पहले वो गोंडवाना में था, करोड़ों साल बाद आके कहाँ आ गई वो एशिया में आ गई। तो मैं बोल सकता हूं भारत जो है अभी वर्तमान में कहाँ है तब एशिया महाद्वीप में, पहले कहाँ फिर करोड़ों साल पहले तब वो गोंडवाना। तो भारत का जो नीचे वाला पार्ट है प्रायद्वीप, जिसको मैं यूज किया था प्रायद्वीप शब्द, वो कौन है एक्चुअल में भारतीय प्लेट है। कहाँ से टूट के आई है वो गोंडवाना से टूट के आई है। प्राचीनता बता दे कहीं कि वहां पे वो टकराने से क्या बना आपका हिमालय। तो हिमालय नया हो जाएगा, प्रायद्वीप पुराना हो जाएगा। आया समझ में ये मैकेनिज्म। तो ये पूरा जो कहानी होता है 35 करोड़ साल पहले चालू हुआ था और 22 करोड़ साल में क्या हुआ अलग अलग भागों में ये टूट गया। तो इंडियन प्लेट ऊपर आ जाती है वहां पे। इसको एक नाम दिया जाता है, युग होता है अलग अलग सबका जियोग्राफी में ना। 35 करोड़ साल जो पहले हुआ था एक घटना बोला जाता है कार्बोनीफेरस युग। कार्बोनीफेरस युग जियोग्राफी में भी युग होता है। जैसे इतिहास में आप पढ़ोगे पाषाण काल पढ़ोगे, आप वैदिक सभ्यता पढ़ोगे, सिंधु घाटी पढ़ोगे, सेम इसका भी होता है। 22 करोड़ साल को बोला जाता है क्या जुरासिक युग। अब ये जुरासिक नाम तो सब सुने हो आप लोग, डायनासोर वाला, हाँ ये वही समय। अब इसी समय क्या होता है डायनासोर का राज होता है कहाँ पे पूरे पृथ्वी पे, मतलब अलग अलग हिस्से में। तो जब ये टूट रहे मान लो जाए तो टूटेगा तो लावा कहाँ आएगा बाहर, तो उसी लावा में क्या हो जाती माना जाता है जो भी जीव जंतु थे। अब कौन सा जीव जंतु था उस समय डायनासोर, अंत हो गया कहीं ना कहीं। एक थ्योरी पढ़ते कि उल्का पिंड नीचे आया था पृथ्वी में टकराया था उसके वजह से समाप्त हुआ था डायनासोर कहीं कहाँ पे। तो ऐसे कई सारे थ्योरी ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। तो ऐसे करके टोटल कितने महाद्वीप बन गए आपके पास ये 7। और इन 7 महाद्वीप में हमको पढ़ना कौन सा है एशिया। अब वो एशिया में कौन सा देश पढ़ना है भारत।
देखो मैं लेके आया हूँ पूरा पृथ्वी से, कहाँ एशिया तक आ गए अभी, फिर एशिया में फिर कहाँ तक आएंगे हम लोग, भारत में आएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा ये आपको लिखना है आपको, ठीक है। ये लिखिए वहीं पे, इस थ्योरी का नाम दे देना ना, हेडिंग डाल लेना आप लोग थ्योरी को, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। थ्योरी का नाम है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट थ्योरी। कौन दिए थे, तो इसको अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने दिया था। एक वैज्ञानिक का नाम है अल्फ्रेड वेगनर, इन्होंने पूरा बताया ये थ्योरी, ठीक है ना। चलिए ये लिखिए अब, आया जी लाइव क्लास समझ में। प्रज्ञा राजकुमार, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा आप लोग, ठीक है। जितना पढ़ाया गया वो पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम बताएंगे आपको और कहाँ से क्या पढ़ना है। वो सातों नाम मैं लिखवा दूंगा, ठीक है ना, शॉर्ट में लिखा हूँ उसको, आप बस शॉर्ट में लिख लीजिएगा उसको। बढ़ेंगे आगे, तो पूछा जाएगा अगर भारतीय जो प्लेट था प्राचीन समय में कहाँ पे था, तब गोंडवाना, एक ही शब्द याद है कहाँ पे, गोंडवाना पे, वर्तमान में एशिया महाद्वीप में वो, ठीक है ना। देखिए ये जो अंगारा गोंडवाना अलग हुआ है, तो ये वाले हिस्से में पानी इंटर करेगा कि नहीं, यहाँ पे ये वाले हिस्से में पानी प्रवेश करेगा ना यहाँ पे, तो जो पानी जो प्रवेश किया है ना, इसी को लिख लो वहां पे, इसको बोलते हैं टेथिस सागर। एक सबसे पहला सागर है प्राचीन सागर, कौन सा बना, टेथिस सागर लिख लो वहीं पे। टेथिस सागर बनता है एक, जब अंगारा गोंडवाना जब दो भागों में टूटेगा तब, ठीक है। मैं दिखाऊंगा कैसे टूटता है, अभी लिखिए फिलहाल आप उसको, ठीक है ना। लिखा महाद्वीप का नाम, तो ये जो 7 महाद्वीप है कौन कौन से समझेंगे ध्यान से, है ना। मैं इसको ना क्रम में लिख रहा हूँ, क्रम मतलब क्षेत्रफल में अधिकतम से निम्नतम की ओर। सबसे जो बड़ा महाद्वीप है उसका नाम कौन सा है, एशिया। तो ध्यान रखें क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से एशिया सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर कौन सा है आपका, अफ्रीका महाद्वीप। तीसरे नंबर में कौन सा है आपका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। चौथे नंबर में कौन सा होगा आपका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। पांचवें नंबर में होता है आपका अंटार्कटिका, अंटार्कटिका जो बर्फ से ढका हुआ है। छठवें नंबर में होता है कौन सा आपका, यूरोप, ये यूरोप। और सातवें नंबर का जो होता है आपका कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे बड़ा एशिया और सबसे छोटा कौन सा हो गया आपका, ऑस्ट्रेलिया। ये लिखिए वहीं पे 7 महाद्वीप के नाम, क्रम में लिखा हूं, ध्यान रखेंगे आप, अधिक क्षेत्रफल से कम क्षेत्रफल की ओर, ठीक है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और एक है ऑस्ट्रेलिया। ध्यान देखेंगे, सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आपने देखा कि जब ये महाद्वीप बने थे तो बीच वाला ये वाला जो हिस्सा है समुद्र है। जैसे कि मैं एक दूसरा मैप अगर दिखाऊं आपको,
इसमें देख सकते हो, ये जितना नीला नीला दिखाई दे रहा है क्या है, ये पानी है ना, ये मतलब समुद्र है। अब समुद्र में भी क्या होते हैं, महासागर पढ़ते हो, सागर पढ़ते हो आप कहीं ना कहीं वहां पे हो, तो ये अलग अलग महासागर दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो महासागर अगर देखूं, मान लो जाए ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है एक तो, ये है प्रशांत महासागर, ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है अटलांटिक महासागर, भारत के नीचे कौन सा होता है, हिंद महासागर, और सबसे ऊपर में कौन सा होता है, आर्कटिक महासागर। ये जो अंटार्कटिका से लगा हुआ है, तो इसी वाले को नया नाम दिया गया है कौन सा, दक्षिणी महासागर। चार ही होते हैं मेन, तो प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर और एक आर्कटिक। लेकिन वैज्ञानिक लोग बोले इस महाद्वीप से लगा हुआ जो जल है उसको भी क्या नाम दिया जाएगा, महासागर। तो क्या बोलते इसको, दक्षिणी महासागर बोले। तो महासागर कितने हो जाएंगे आपके लिए, 5। सुनेंगे, मैं लिख रहा हूं उसको, ठीक है। महासागर में सबसे बड़ा महासागर कौन सा होता है आपका, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। दूसरे नंबर कौन सा होता है आपका, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। थर्ड नंबर में कौन सा होता है आपका, भारत के नीचे हिंद महासागर, हिंद महासागर। चौथे नंबर में लिखना है दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर। और पांचवें नंबर में लिखेंगे आप लोग आर्कटिक महासागर। ये 5 लिखिए वहीं पे महासागर के नाम। ये बेसिक चीजें हैं, ये विश्व का है, ध्यान रखें, थोड़ा बेसिक नॉलेज देगा ताकि आपको भारत पहुंचते पहुंचते समझ में आए। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी सागर महासागर और एक आर्कटिक महासागर, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा एक फोटो दिखा देता हूँ आपको, आपको क्लियर हो जाएगा उसमें। ये सब नहीं आएगा एग्जाम में, ध्यान रखना ना आप। इसी बताने के लिए आपका, हमको भारत तक पहुंचना है, तो भारत तक पहुंचने के लिए आपको महाद्वीप बताना पड़ेगा, तो 7 बता दिया मैंने। समुद्र सागर बताना पड़ेगा, तो भारत के नीचे कौन सा महासागर है, हिंद महासागर मैंने बता दिया। भारत नीचे में था कहाँ पे, गोंडवाना में, कब, 22 करोड़ साल पहले तक। 35 करोड़ साल तो था ही था, 22 करोड़ साल पहले भी था। वहां से टूट कर क्या किया, वो गति किया, जैसे उत्तर आया कहाँ पे, एशिया वाले हिस्से में, टकराई दोनों, तो क्या बना,